नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम इमारत की प्रैक्टिस नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। देखिए, एक कहावत है कि एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए, है ना। तो अगर हम देखिए, एक्चुअली हमें अच्छी तरीके से पता है EMRS, KVS, NVS की लगभग जो है आपकी सिलेबस सेम है लगभग। ठीक है, 90% तक लगभग सेम है। ठीक है। अभी जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम टायर फर्स्ट को क्वालिफाई करने के बाद हम टायर सेकंड की तैयारी करेंगे, तो शायद वो थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। उनको शायद ये एहसास नहीं है कि EMRS में तो ठीक है, आप टायर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन KVS की वैकेंसी आने वाली है और NVS की भी आने वाली है, तो उसमें तो आपको सिलेबस भी इंक्लूड होने वाला है। तो आप ऐसे में आप बस ये सोच रहे हैं कि अगर हम EMRS की ही तैयारी करें, तो शायद ये आप हमारे नज़रिए से देखा जाए तो ये बेटर एक ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर सभी का सिलेबस सेम है, तो हमें सभी की तैयारी एक साथ शुरू कर देनी चाहिए। हमें समय का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगभग सिलेबस लगभग सभी का सेम है, किसी का भी लगभग डिफरेंस नहीं है। 90% मैंने बताया कि लगभग सेम है। ठीक है। और क्योंकि NCERT सभी के सभी फॉलो करते हैं, तो NCERT को ही हमारा हमारा जो क्वेश्चन बेस्ड भी है, सभी के सभी ये आपकी NCERT ही बेस्ड है। ठीक है। तो हमें विदाउट देर किए हुए इसको एकदम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमें समय भी नहीं मिलेगा। टायर सेकंड ये इमारत के जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमको समय मिलेगा टायर सेकंड के लिए, तो ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। सिलेबस काफ़ी लेंदी है। तो हमारा यही सजेशन है आप सभी को कि अभी से ही इसके प्रति अपना पूरा जो है एफर्ट लगा दें, क्योंकि समय नहीं मिलता भाई। समय उसके बाद तो आप घबराने में लग जाएंगे कि हमें ये करना चाहिए कि मैं वो करूं, फिर आप इधर उधर भटकना शुरू करेंगे। तो अभी से ही आप अगर इसके पीछे आप थोड़ा सा समय देते चलेंगे, टायर फर्स्ट की तैयारी के साथ साथ टायर सेकंड की भी करते रहेंगे, तो आपकी दोनों तैयारी साथ में चलती रहेंगी ना। कम से कम उस टाइम आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना बात हमारी को, कि मतलब उस टाइम एकाएक सब बर्डन बढ़ जाएगा, तो कंडीशन ये होगी थोड़ा सा तब फेस करना मुश्किल हो जाता है ना। तो सारी चीजें याद आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है भाई, देखते हैं। चलिए, चलो भाई, थोड़ा सा इसको ठीक देखना है, क्लियर है कि नहीं भाई, एक बार देख ले। ठीक है, थोड़ा सा इसको। ठीक है, अब हमारे सब सही होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा कोशिकांग द्विझिल्ली वाला नहीं है। द्विझिल्ली मतलब विच सेल ऑर्गेनेल आर नॉट डबल मेम्ब्रेन। ऐसा कौन सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, बताएंगे भाई। इसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया है, या क्लोरोप्लास्ट है, या न्यूक्लियस है, या क्रोमोसोम है। इसमें से कौन सा है भाई जिसके पास डबल मेम्ब्रेन नहीं है। हमें अच्छी तरीके से पता है माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड होती है, इसके पास भी। क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल होती है, न्यूक्लियस के पास भी डबल होती है। ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के पास नहीं होती। ठीक है, ये आपका आंसर क्या होगा भाई, तो तुम यहाँ चलो। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं क्या कर रहा है। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन है, DNA युक्त केंद्रक के अलावा अन्य अंग कौन सा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि केंद्रक में तो DNA पाया ही जाता है, लेकिन उसके अलावा कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, इसकी बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, या गाल्जी बॉडी, या फिर लाइसोसोम। अंग्रेजी में भी एक बार देख लेते हैं भाई क्या है ना। इंग्लिश में क्या कह रहा है, ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग DNA एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। अपना खुद का DNA किसके पास होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या माइटोकॉन्ड्रिया, या गोल्गी एपैरेटस, या फिर लाइसोसोम, किसके पास होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है न्यूक्लियस के अलावा जो अपना स्वयं का DNA होता है, वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है, उसके पास भी होता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, एक कोशिका फूल जाती है यदि क्या किया जाए। कोशिका में विलयन की सांद्रता आप आसपास के माध्यम में विलयन की सांद्रता से अधिक होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है, आसपास के माध्यम में विलयन की सांद्रता कोशिका में विलयन की सांद्रता से अधिक होती है। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, कोशिका और आसपास के माध्यम में जल के अणुओं की सांद्रता समान होती है। एंड डी ऑप्शन क्या कह रहा है, जल के अणुओं की सांद्रता कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा, है ना, बताएंगे फटाफट से, है ना। अंग्रेजी में भी देख लेते हैं एक बार भाई क्या कह रहा है।
ए सेल स्वेल अप इफ, क्या, चलिए भाई देखते हैं। द सेल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सराउंडिंग मीडियम। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द कंसंट्रेशन इन द सेल। फिर क्या कर रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेम इन द सेल एंड इन द सराउंडिंग मीडियम। एंड डी ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल। भाई क्या रीजन हो सकता है, बताएंगे फटाफट से, क्या रीजन हो सकता है भाई? ये डी ऑप्शन तो नहीं है, ये डी तो नहीं है एकदम डेफिनेटली, मैं इसको कट कर देता हूँ। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सराउंडिंग मीडियम। ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द कंसंट्रेशन इन द सेल। अगर हम बात करें इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, कौन सा हो सकता है भाई बताएंगे, है ना? क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सराउंडिंग द मीडियम। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि सेल का कंसंट्रेशन हाई होता है कंपेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सेल का कंसंट्रेशन वहां पर हाई होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए कोई भी सेल कोशिका जो होती है वो फूल जाती है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है? रिक्तिका भाई ये यार क्या करा, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। हाँ, वैक्यूल का कौन सा फंक्शन नहीं भाई, वैक्यूल का कौन सा फंक्शन नहीं है ना? वैक्यूल का भंडारण का फंक्शन नहीं है, यानी स्टोरेज का। कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करना ये नहीं है, या अपशिष्ट स्राव ये नहीं है, या फिर गति। कौन सा नहीं हो सकता, बताएंगे फटाफट से आंसर भाई, क्या हो सकता है? देखिए इसमें से तो भंडारण ये भी इसका वर्क है, ये भी इसका वर्क है, ये भी इसका वर्क है। गति नहीं, मूवमेंट की बात करता है तो एक बार सोचते भी, यहाँ लोकोमोशन की बात कर रहा है, ये लोकोमोशन वगैरह नहीं करता भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ, ये वही था सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई क्या कर रहा है। हाँ देखेंगे, बढ़ेंगे क्या धैर्य से। पादप कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, हाइपोटोनिक माध्यम में प्लाज्मा झिल्ली का टूटना लिसिस, या सेकंड ऑप्शन है हाइपरटोनिक माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, फिर सी ऑप्शन क्या कर रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म का सिकुड़ना, या डी कर रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी में भी वही है भाई, अंग्रेजी में भी एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है ना? ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइपोटोनिक मीडियम, या श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्मा इन हाइपरटोनिक मीडियम, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड डी है नन ऑफ दिस। कौन सा हो सकता है, फटाफट से आंसर देंगे भाई, क्या आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, है ना? तो अगर हम बात करें, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। देखिए प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, प्लाज्मोलाइसिस कब होगा भाई, है ना? प्लाज्मोलाइसिस तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। आपको पता होगा सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप। पहला क्या है, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है दूसरा हाइपोटोनिक, एक होता है आपका, है ना, आइसोटोनिक, है ना, आइसोटोनिक, ये टोनिक है भाई। ठीक है, अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें, ठीक है, इसमें क्या होगा, आप जो है सॉल्यूट की मात्रा क्या करें, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की मात्रा क्या करिए, है ना, बढ़ा दीजिए, और सॉल्वेंट की मात्रा, है ना, सॉल्वेंट की मात्रा घटा दीजिए। हाइपोटोनिक में क्या होता है, ये केस फर्स्ट का है, सेकंड वाले केस का क्या देखते हैं, यहां पर सॉल्यूट की मात्रा क्या करिए आप, सॉल्यूट की मात्रा घटा दीजिए, यहां सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक क्या कहता है कि भैया 50-50 रेशियो लाइए, 50-50 बराबर बराबर रहेंगे भैया, न कम न ज्यादा। ठीक है, ये आपका हो गया, यानी 50% ये और 50% ये आपका होता है आइसोटोनिक। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट भाई क्या बात करता है, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है और यह निम्न क्रम में है। चलिए भाई, इंग्लिश में भी क्या है, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड
इट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, कौन सा हो सकता है ना। अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे अधिक किसमें लगता है, सबसे अधिक आयरन नेल में लगता है, फिर चाक में लगता है, या फिर आइस क्यूब में लगता है, ये क्रम है। या बी आइसक्रीम क्यूब, फिर उसके बाद आयरन नेल या चॉक, फिर सी ऑप्शन है सबसे ज्यादा चॉक में, है ना, उसके बाद आइसक्रीम में, फिर आयरन नेल में, या फिर सबसे ज्यादा आयरन नेल में, आइस क्यूब में, या चॉक में। बताएंगे भाई इसका आंसर, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। चले, इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा, सबसे ज्यादा डेंस कौन सा होगा भाई, लोहे का कील, ये सबसे ज्यादा होगा। फिर देन होता है आपका बर्फ का टुकड़ा, ये होता है, देन आपका चाक होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी आपका भैया सही आंसर है, ठीक है भैया, डी आपका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, आगे क्या कर रहा है कि सही विकल्प चुने। चलो भाई, हाँ चलिए चलिए चलिए, ठीक है। क्या कर रहा है, तापमान का मात्रक पास्कल होता है, ये सब मात्रा दिया हुआ है या ऐसा यूनिट दी हुई है। चलिए फटाफट से मिलाएंगे। तापमान फर्स्ट का क्या दे रहा है कि ए का फर्स्ट तापमान का मात्रक पास्कल होता है, ये तो भाई गलत हो गया, यहीं खत्म करिए। बी ऑप्शन, ए का जो है सेकंड तापमान का मात्रक किलोग्राम घन मीटर होता है, ये भी गलत है भाई, क्योंकि हमें पता है तापमान का तो केल्विन, ये इसको पहले पकड़ लीजिए एकदम बिना कहे सुने, है ना। किसमें है, सी में, सी ऑप्शन ए का फोर्थ सही है। बी का आयतन का मात्रक क्या होता है भाई, आयतन का मात्रक होता है मीटर घन, मीटर घन यानी मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया बी। फिर क्या हो गया, सी का घनत्व का मात्रक क्या होता है, डेंसिटी का मात्रक होता है किलोग्राम पर घन मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और डी है दाब का मात्रक पास्कल, यही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भैया, ठीक है, सी आपका राइट आंसर है, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भाई इंग्लिश में भी है, देख लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में भी है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरोसॉल का उदाहरण कौन सा नहीं है, एरोसॉल का उदाहरण कौन सा नहीं है। हमें पता है एरोसॉल क्या है, एक कोलाइड है, ठीक है, कोलाइड होता है, तो इसमें से कौन सा एरोसॉल का उदाहरण नहीं है ना। स्मोक नहीं है, या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट नहीं है, या फिर वोल्केनिक डस्ट नहीं है, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, कौन सा नहीं भाई, इसमें से कौन सा एरोसॉल का एग्जाम्पल नहीं है, फटाफट से आंसर देंगे। इसका जो हमारे सही आंसर होगा, देखिए ये तो आपका एरोसॉल है डेफिनेटली, धुआं आपका एरोसॉल होता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ये भी आपका होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपका बेटा सॉल होता है, क्या होता है ये सॉल होता है, ठीक है, ये सॉल होता है, ठीक है। और बाकी ज्वालामुखी धूल भी क्या होती है आपकी, ये होती है एरोसॉल का एग्जाम्पल। क्लियर है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9, कोलाइडी विलेनो का कौन सा गुण नहीं है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं क्या कह रहा है, विच इज द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये इसका करेक्टर नहीं है ना, या फिर ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, या फिर कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, या फिर मोर स्टेबल होता है, कौन सा होगा बताएंगे फटाफट से आंसर इसका, है ना। भैया क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भैया। चलते हैं आगे, क्योंकि हमारा तो भैया यही अब मोटिवेशन है ना। चलिए इसका जो राइट आंसर है क्या हो सकता है, देखिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये तो बात सही है ना, ये हेट्रोजीनियस क्योंकि भैया एकदम क्लियर है। सो टिंडल इफेक्ट ये भी बात सही है, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन ये भी बात सही है, एकदम सही बात है। इसको भाई हम भाई इतने फाइन पार्टिकल होते हैं ये, इनको हम आंखों से देख ही नहीं सकते, तो इनको कहाँ फिल्ट्रेशन कहाँ से इसमें कराएंगे, कोई चांस ही नहीं बनता। मोर स्टेबल नहीं भाई, ये मोर स्टेबल नहीं होता, ये क्विट स्टेबल होता है, क्विट स्टेबल होता है, ठीक है भैया, ये क्विट स्टेबल होता है, ठीक। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्या कर रहा है, सरल आसवन के लिए दो द्रवों के कथनांकों में न्यूनतम अंतर होना चाहिए, क्या कर रहा है, इंग्लिश में भी देखते हैं भाई। फॉर सिंपल डिस्टिलेशन द मिनिमम डिफरेंसेस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड शुड बी, क्या होना चाहिए, 90 केल्विन का इसमें जो है आपका अंतर होना चाहिए, या फिर 70 केल्विन का होना चाहिए, या फिर 50 केल्विन का होना चाहिए, 25 केल्विन का होना चाहिए, बताएंगे फटाफट से, है ना। चलिए बताएंगे, तो इसका राइट आंसर भैया जो होगा कि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है 25 केल्विन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट
आगे बात करें, ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। इन इंग्लिश की अगर बात करें, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर नहीं डिपेंड करता, द डिस्टेंस बिटवीन देम, इस पर नहीं डिपेंड करता, यानी कि उनके बीच की दूरी पर। फिर क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर डिपेंड नहीं करता, या फिर द सम ऑफ देयर मासेस, उन पर डिपेंड नहीं करता, या फिर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर नहीं, किस पर नहीं होगा, बताएंगे भाई फटाफट से इसका आंसर, है ना, इसका क्या आंसर हो सकता है, सही से बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा उनके द्रव्यमानों के योग पर डिपेंड नहीं करता, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं। उस बल का नाम बताइए जो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर उनकी कक्षाओं में स्थिर रखता है। नेम द फोर्स विच होल्ड्स द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सी कह रहा है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर क्या कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा फटाफट से बताएंगे भाई, है ना। सन को यानी मून को कौन होल्ड करके रखता है, यानी जो भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के राउंड चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर भैया नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकेंड ऑप्शन है इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, एंड डी ऑप्शन इंक्रीजेज एट इट गोज अप, यानी कि गति की, पहला ऑप्शन है गति की दिशा के विपरीत होता है, दूसरा ऑप्शन है गति की दिशा के समान दिशा में होता है, थर्ड ऑप्शन है उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है, एंड डी ऑप्शन क्या कर रहा है ऊपर जाने पर बढ़ता है। भाई हम सभी जानते हैं जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गति की दिशा के विपरीत बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना भैया। हमको जो ग्रेविटी होती है उसके जस्ट अपोजिट में लगती है ना। चलिए भाई, हाँ, ये पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान जी है, चंद्रमा के लिए इसका मान क्या भाई, देखिए ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो तो वही रहना है, नहीं बदलेगा भाई। इसका राइट आंसर सीधे सीधे कैपिटल जी, यही रहना है, ये बदलेगा नहीं भाई, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट 14 हो गया भाई, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, एक पंख और एक सिक्का एक ही ऊंचाई से एक साथ छोड़े जाने पर एक ही समय पर जमीन पर नहीं पहुंचते हैं भाई, बताएंगे क्या हो सकता है इसका आंसर, है ना। हट जाते हैं भाई, हाँ आराम से आंसर देंगे। ए फीदर एंड ए कॉइन रिलीज्ड सिमुलेटेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट डू नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द, फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंस इन मास, सेकेंड ऑप्शन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, थर्ड ऑप्शन है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एंड डी ऑप्शन है रेजिस्टेंस ऑफ एयर। किसकी वजह से नहीं होता, द्रव्यमान में अंतर, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल का डिफरेंस होता है ना, या फिर गुरुत्व बल होगा भाई, ये गुरुत्व, ठीक है, ये गुरुत्व होगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, ठीक है, ये गुरुत्व बल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, गुरुत्वाकर्षण बल, नेक्स्ट ऑप्शन अंग्रेजी में देख लेंगे, सही दिया हुआ है, ठीक है। डी रेजिस्टेंस ऑफ एयर, हमें अच्छी तरीके से पता है कि अगर कोई समान वस्तु अगर समान भार की फेंकी जाएगी तो दोनों साथ बराबर पहुंचेंगी, बट अगर दो वस्तु, एक क्या लिया गया है, एक लिया गया फीडर है, एक लिया गया कॉइन है, दोनों के मास में डिफरेंसेस है, तो हमें अच्छी तरीके से पता है बीच में क्या आता है रेजिस्टेंस के रूप में, एयर आता है, एयर आता है, इसीलिए एक जल्दी पहुंचेगा एक देर में पहुंचेगा, ठीक है। कौन जल्दी पहुंचेगा, कॉइन जल्दी पहुंचेगा, ठीक है, कॉइन जल्दी पहुंचेगा, और ये जो फीडर है ये थोड़ा सा देर में पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।